राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो में। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के बाद जो दो मेजर पॉलिसीज़ किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फिस्कल पॉलिसी, उसमें आपको 100% अंडरस्टैंडिंग हो। और मैं अपनी तरफ से जितनी भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी आपके यूजुअल क्वेश्चंस रहेंगे, उनको टेकअप करने की कोशिश करूँगा। इफ़ एट ऑल अगर वो छूट भी जाते हैं तो डू लेट मी नो, वी वुड ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। बेसिकली आज का जो मेरा फोकस रहेगा वो फिस्कल पॉलिसी पे, जिसको हम लोग अपनी कॉमन डे टू डे लाइफ में बजट भी बोलते हैं। देखिए, एक आम आदमी का बजट और एक सरकार का बजट, दोनों का बजट ऑलमोस्ट सेम रहता है। दोनों के बीच में कोई खासा अंतर नहीं रहता है। टर्मिनोलॉजीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा बिकॉज हम लोग अपना बजट कहीं प्रेजेंट नहीं करते हैं। इफ़ वी वर टू प्रेजेंट अ बजट, वी ऑल्सो वुड स्टार्ट यूजिंग टर्मिनोलॉजीज लाइक रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट द थिंग इज़ कि हम लोग उस जो कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज़ है उसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ के जब समझने की कोशिश करेंगे, देन आई थिंक इट वुड बी more easier and it would sustain in your mind for a longer duration. But before keeping the focus only on fiscal policies and getting into its details, I would briefly tell you about the monetary policies. कौन इन monetary policies को देखता है, monetary policies में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, किन किन चीज़ों पे कंट्रोल किया जाता है, एक्चुअली monetary policy और fiscal policy में डिफरेंस क्या है ना। सो वी वुड ट्राई, मैं हल्का सा ब्रीफ रिव्यू दूंगा आपको monetary policy का, बिकॉज इसकी डिटेल वीडियो अपने आप में एक या 1.5 घंटे का टॉपिक है। अगर उसको हल्का हल्का भी बताया जाए तो, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि कैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, कैसे फिर कंट्रोल करता है, कैसे प्रिज्यूम करता है, क्या क्या फैक्टर्स वो कंसिडरेशन में लेता है ना। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिग टॉपिक इटसेल्फ। बट आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिस्कल पॉलिसी पर अपना ध्यान देंगे, बहुत हल्का सा रिव्यू लेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज़ का। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट अ डे विद अ कोट। एक बहुत अच्छा सा कोट मुझे मिला, तो आई थिंक इट्स बेटर टू शेयर विद यू पीपल। मे बी इट वुड इनलाइटन समबडी एंड मेक अ चेंज। अगर ये किसी एक या दो व्यक्ति की ज़िंदगी में भी अगर चेंज ला सकते हैं तो इट्स फ्रूटफुल लास। इसमें कहा है, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता होती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता होती है, देर करने वाले अक्सर इसे खो देते हैं। Opportunity and sunrise have one thing in common. All those people who delay in acquiring it generally lose it. ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। और मैं चाहूँगा आज से या अभी से आप ये प्रण लें कि एनी अपॉर्चुनिटी विच वुड स्ट्राइक योर डोर, you would definitely let it open and you would make it a habit to watch the sunrise on a daily basis. Believe me, take it a target, do it for 21 days and you would see what miraculous change it would bring to your life. ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। ठीक, लेट्स कम डाउन टू द टॉपिक। पहले हल्का सा हम लोग समझ लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसीज़ आपकी वो पॉलिसीज़ होती हैं जो कि आपके सिस्टम, जो कि हमारे केस में इंडियन इकॉनमी है, हमारी इंडियन इकॉनमी में क्रेडिट का फ़्लो कैसा रहेगा, मनी का फ़्लो कैसा रहेगा, वो डिसाइड करती है कि मनी सरप्लस रहेगा, मनी का क्रंच होगा। ठीक। सो मॉनेटरी पॉलिसीज़ आर डिसाइडेड बाय आरबीआई, विच इज़ अ बैंकर्स बैंक। ठीक। व्हाट डज इट डू? इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मनी और लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए व्हाट इज़ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी का मतलब ईजी क्रेडिट आपको अवेलेबल है, और अगर मैं लिक्विडिटी इन दी इकोनॉमी कम कर दूं तो आपको क्रेडिट जो मिलेगा वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मुश्किल किस सेंस में हो सकता है? देखिए, आपको क्रेडिट जो मिलता है वो जनरली क्रेडिट इज समथिंग विच यू गेट, विच यू डोंट हैव। इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। आई थिंक यू वुड अग्री। एंड इफ इस इन लोन्स लेने का प्रोसेस विच इज़ जनरली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट्स। अगर इन लोन लेने का प्रोसेस मैं आसान कर दूं तो आई वुड डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट
And if interest rate would decrease, what would happen? I would say the liquidity of money in the economy is easily available. And if I increase these interest rates and make the loan taking process much complicated, it will lead to decrease in the liquidity of the money in the market. ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडा था, बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, बहुत अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू डू जस्टिस विद फिस्कल पॉलिसीज विच इज़ आवर प्राइम टारगेट फॉर टुडे. ठीक है, सो what in the monetary policies does RBI does? RBI has 3 goals while deciding their monetary policies. One is inflation, one is growth, one is to manage its own exchange rate system. ठीक, एक एक करके हल्का हल्का ब्रीफ समझ लेते हैं. इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज जनरल प्राइस राइज ऑफ द कमोडिटी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. सेकेंड, ग्रोथ, एज यू नो, इंक्रीमेंट. ये ग्रोथ तो एक बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक है. इट कैन बी इन द इकोनॉमी, इट कैन बी इन योर लाइफ, इट कैन बी इन द सोसाइटी, इट कैन बी इन द सोशल वैल्यूज, इट कैन बी एनीथिंग एंड एनीवेयर. पॉजिटिव ग्रोथ इज कॉम्प्लीमेंटेड एवरीवेयर. ठीक है. थर्ड इज manage exchange rate system. Exchange rate system is the system in which our currencies, the value of a currency with respect to the foreign currency is your exchange rate system. For example, our currency, that is a rupee, when compared to US dollar, when compared to euro, when compared to pound and all other currencies which are there, this is the exchange rate system. So to manage that our currency does not appreciate or depreciates too well, because these appreciation and depreciation have an impact on import and export, have an impact on FPI, FDI, which is coming into our economy. Got it? So हल्का हल्का ब्रीफली मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा और ब्रीफ कर देते हैं, बिकॉज जिन लोगों के लिए नया है उनके लिए ये एकदम ही रॉकेट साइंस लग रहा होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट. थोड़ा सा आपको समय देना है. इट्स अ वेरी वेल सेइंग that आप समय को समय दीजिए and समय would bring that thing to you. Getting it? It's a very big quote. If a person utilizes or understands its meaning, his life would change like anything. थोड़ा सा इन्फ्लेशन को समझ लेते हैं. See, inflation is general price rise of a commodity. Or in other words, if I would try to explain you, एक examples explain करते हैं, then you would be in a better position to remember it for a longer duration. See, inflation is like, हम लोग भी जब बचपन में थे या आज से 10-20 साल पहले अगर आप चले जाइए, what was the value of 10 rupee note? It was definitely more than what it is today. For example, in 1990s or 2000s, in 10 rupees note you can buy a complete market. If you go in a fair, you can buy a complete market there. आप उसमें गोलगप्पे भी खा लेंगे, आप उसमें छोटे मोटे टॉयज़ भी खरीद लेंगे, बलून्स भी खरीद लेंगे, क्या पता घर के लिए, मामा पापा के लिए कुछ सामान ले लिया, मम्मी के लिए कुछ यूटेंसिल्स छोटे मोटे ले लिया आपने, है ना, तवा ले लिया या चिमटा ले लिया. तो दैट वाज द वैल्यू ऑफ दिस 10 rupee नोट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दैट इज 20 years or 30 years डाउन द लाइन. गेटिंग इट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ₹10? आज आप एक बेगर को भी देते हैं तो इज लाइक इट इज़ द मिनिमम डिनोमिनेशन विच यू कैन ऑफर टू अ बेगर. दिस इज द वैल्यू. सो व्हाट कैन वी से? एक तो प्राइस राइज हुआ. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज कमोडिटी के प्राइस में कंटिन्यूस राइज हो रहा है. 10 रुपये में आपको एक पानी की बॉटल भी नहीं मिलती है बिस्लेरी की, उसकी भी कॉस्ट 15 रुपीज़ है. सो एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी की प्राइस में जो राइज हो रहा है उसकी वजह से एक और फैक्टर हो रहा है. व्हाट इज दैट फैक्टर? डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी. Getting it? I would suggest you all, or I would request you people that please, whenever you look at a lecture, whenever you study a lecture, do take a paper, because generally आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है कि वो सिर्फ देख के सुन के ही सारी चीज़ें सोचती है कि वो याद कर लेगी और उसके दिमाग में रहेगी, बट इट्स अ वेरी बिग मिथ. आप मत करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ वर्ड टू वर्ड आप उसको नोट्स में नोट डाउन करिए, जॉट डाउन करिए, बट द थिंग इज़ कि यू शुड मेक पिन पॉइंट्स. जैसे मैंने आपको कहा कि व्हाट इन्फ्लेशन इज़, सो जनरल प्राइस राइज ऑफ अ कमोडिटी. एक लाइन लिख लीजिए, अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, कमोडिटी प्राइस राइज. नेक्स्ट, इससे होगा क्या? इसी को समझाने का दूसरा तरीका क्या है? करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाए. 10 रुपये इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या हुआ? जो 10 रुपये की वैल्यू 2000 में थी वो 10 रुपये की वैल्यू आज नहीं रही. 10 रुपये की वैल्यू जो 2000 में थी
दैट वाज, आज के टर्म्स में देखा जाए तो 100 रुपये की वैल्यू है। 10 रुपये की वैल्यू आज क्या है, अराउंड 1 रुपये के करीब। गेटिंग इट? सो ड्यू टू द general rise in the price of a commodity, your purchasing power of the currency is coming down. This is inflation. अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? वाई डू वी गिव अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग इन्फ्लेशन को देते हैं। इसी को कहते हैं महंगाई। कॉमन इंसान कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई से दिक्कत क्या है? देखिए, महंगाई से सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है उस तबके के लोग का, उस क्लास के लोगों का जिनके इनकम लो है। कारण, सी जनरली द लो इनकम ग्रुप पीपल हैव हैंड टू माउथ एसेट्स। हैंड टू माउथ का मतलब ये हुआ कि आपको जितना मिला उतना आपने कंज्यूम कर लिया, इतना ही है उनके पास। दे डोंट हैव द एस्पेक्ट्स ऑफ सेविंग। ठीक? वेयर एज द मिडिल क्लास और द हाई क्लास, द अपर मिडिल क्लास, आई वुड से अपर मिडिल क्लास एंड द हाई क्लास, they have an option of saving. And with this saving, when the savings is done mindfully, that turns out to into a investment. Getting it? Are you getting it? थोड़ा सा वो है, इतना आसान नहीं है। Economics is a very logical subject. You would, once you know it, you would enjoy it like anything. मैंने कहा कि इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? It affects the lower class the most. Why? Because they have a habit of hand to mouth. इसका मतलब जो भी उनकी अर्निंग्स होंगी दैट वुड एंड अप इन कंजम्पशन। इसका मतलब नो स्कोप ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स नहीं होंगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। वाई आई एम फोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको समझिए। मैं इन्वेस्टमेंट पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? मैं इन्वेस्टमेंट पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं आज की डेट में। ठीक? इस 100 रुपये से आप 10 एग्स खरीद सकते थे। ऑल दोज हु आर वेजिटेरियन डोंट गेट ऑफेंडेड, अगेन टेक 10 ब्रेड्स खरीद सकते थे। ठीक? दोनों लोग खाते हैं, इक्विटेबल। ठीक है? अब अगले साल आपको इसमें से 9 ही ब्रेड्स मिलेंगे क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई। आर यू गेटिंग मी? तो प्रॉब्लम क्या हुई? जिसके पास पैसा था उसने सेव कर लिया, सेव कर लिया तो उसने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या है? वो एसेट्स जो आपको अर्न करके दे रही है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है? अब उसने अर्न करके दिया तो कुछ परसेंटेज अर्न हुआ होगा। मान लीजिए आपने 8% गेन किया, 100 रुपये थे, 100 रुपये में अगले साल आपके पास 108 रुपये हो गए। इन्फ्लेशन मान लेते 7% बढ़ी, तब भी तो आपके पास 1 रुपये एक्स्ट्रा ही आए। वेयरएज अगर इसी गरीब आदमी के पास 100 रुपये था, इन्फ्लेशन आया 7% का, सेम केस लेते हैं दोनों लोग ले, तो इसकी नेट एसेट्स कितनी हो गई? 93 ना। तो इसके लिए तो नुकसान हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई की जो मार है वो कौन झेलता है? सबसे ज़्यादा झेलता है लोअर स्टेटा। एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर लोअर स्टेटा टेक्स अ मेजॉरिटी पॉपुलेशन, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट और द गार्जियन ऑफ द इंडिया टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन विद इन लिमिट्स। ठीक है? इन्फ्लेशन किसी के लिए अच्छा नहीं होता। आई होप किसी को लिखना है तो और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। व्हाट इट? ओके, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। ओके, लेट्स टेक अनदर थिंग, ग्रोथ। अब इन्फ्लेशन कम कैसे करेंगे? देखिए, इन्फ्लेशन 2-3 तरीके से हो सकता है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, अदरवाइज यही पढ़ाते रह जाएंगे। इन्फ्लेशन के एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्टैगफ्लेशन, डिस्फ्लेशन, डीफ्लेशन वगैरह वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं, किसी दिन उसमें डिटेल में जाएंगे। बस बेसिक में चीज़ आपको ये बताना चाह रहा था कि इन्फ्लेशन में होता क्या है। whenever there is high liquidity in the market, whenever there is high liquidity in the market, it would lead to price rise and thus leading to inflation. एक छोटा सा आप वो करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखिए,
टेक एन इंस्टेंस. अच्छा, एक चीज़ आपको, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, सप्लाई एंड डिमांड is the plays a major role in deciding the price of a commodity. How? See, अगर सप्लाई किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्टेड है या सप्लाई कांस्टेंट है, उसमें अगर डिमांड बढ़ेगी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपकी सप्लाई कांस्टेंट है और अगर आपकी डिमांड बढ़ी तो क्या होगा प्राइस में? प्राइस होगी. कैसे? मान लीजिए मार्केट में 100 ब्रेड्स है, ठीक, लॉकडाउन लग गया कोरोना का, 100 ही ब्रेड्स उस दुकानदार के पास बचे, एक ही दुकान है पूरे इंडिया में. अब हुआ क्या, सबको अनसर्टेनिटी थी, सबको अपने घर में बच्चों का पेट भरना था. इस ब्रेड की कॉस्ट थी 10 रुपये पर पीस, 100 ब्रेड्स के पीसेस उसके पास है, ठीक. अब डिमांड कितनी है? ह्यूमंगस डिमांड, अच्छी खासी पॉपुलेशन है अपनी. ये 10 रुपये में बेच रहा था. कोई अमीर आदमी आया, उसने कहा 10 रुपये में बेच रहे हैं, मैं आपको इसी का 20 रुपये दूंगा. प्राइस पे राइज हुआ कि नहीं हुआ? शॉपकीपर किसको बेचेगा? वो तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठा हुआ. मैं आपको 20 रुपये दूंगा, आप मुझे 500 दे 10 के 10 दे दीजिए. 100 का होगा ना, मैं आपको 200 दूंगा, या सॉरी 2000 दूंगा. 10 रुपये का एक ब्रेड, 100 ब्रेड, दैट कॉस्ट 1000. तब तक दूसरे महारथी है, उन्होंने कहा मैं 30 रुपये दूंगा. तीसरे ने कहा 40 रुपये दूंगा, 50 रुपये दूंगा. ठीक है. हुआ क्या? सप्लाई वॉज रिस्ट्रिक्टेड, सप्लाई वॉज इन शॉर्ट एज कम्पेयर टू द डिमांड. तो वेन एवर द सप्लाई इज शॉर्ट, सप्लाई अगर आपकी कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, डेफिनेटली दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस, बिकॉज मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है. डिमांड बहुत ज़्यादा है तो लोग एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार हैं. डिमांड का मतलब तो यही हुआ ना. आईफोन का जो नया फ़ोन आता है, जो भी मॉडल आता है 14, 15, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है. तो कंपनी हैज़ द राइट्स, कंपनी हैज़ द पावर टू इंक्रीज इट्स प्राइस. गॉट इट? सिमिलर वैसा ही छोटा सा वो देखते हैं कि अगर आपकी सप्लाई, जस्ट अ सेकेंड, सप्लाई आपकी कम है, सॉरी सप्लाई आपकी ज़्यादा है, सप्लाई कम डिमांड तो देख चुके हैं ना. सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो क्या होगा? प्राइस वुड फॉल. सी हाउ. मेरे पास 100 बेड्स थे. सिंस ब्रेड बीइंग अ पेरिशेबल कमोडिटी, उनकी लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होती है. मेरे पास 100 ब्रेड्स थे, तो मैंने किया क्या, मैं उनको बेच रहा था 10 रुपये में. सप्लाई मेरे पास 100 ब्रेड्स की है, लेकिन डिमांड है नहीं, कोई ख़रीद ही नहीं रहा था. तो मुझे क्या लगा कि मेरा प्रोडक्ट अगर कोई नहीं खरीदेगा तो बर्बाद हो जाएगा. आई वोंट बी गेटिंग अ सिंगल पेनी आउट ऑफ इट. 10 रुपये मुझे कुछ नहीं मिलेगा. सो आई ऑफर्ड अ 2% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट. गॉट इट? अब मैं ऑफ़र करने लगा उसको 8 रुपये में, कि 8 रुपये में आप लोग लेते जाइए. 8 रुपये में ले जाने से हुआ क्या? क्यों ऐसा मैंने क्यों किया? अगर 10 रुपये में मेरा बिक जाता तो मैं नहीं करता, बिकॉज मेरी डिमांड शॉर्ट थी, कोई ले नहीं रहा था. मुझे लग रहा था कि ये पूरा लैप्स हो जाएगा, ज़ीरो. तो आई यूज्ड अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, गेव अ 20% डिस्काउंट एंड द MRP केम टू ₹8. अब इसमें अगर मेरी सेल हो जाए तो हो जाए. Getting it? So whenever there is supply excess and demand is low, your price would always rise. This is called deflation. Inflation का उल्टा. I hope कुछ समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ रिपीट कर लीजिएगा, 2-3 बार इसको देखिएगा. I hope I have made justice to you people. ठीक है? तो this is inflation. अब एक चीज़ और, अब इन्फ्लेशन, अब इसको इसी जो हमने स्टार्ट कॉन्सेप्ट समझा, इसको इन्फ्लेशन से जोड़ते हैं. देखिए, इन्फ्लेशन को अगर मैं इससे जोड़ता हूँ तो होता क्या है, हमने क्या समझा, व्हेन सप्लाई इज़ मोर एंड डिमांड इज़ लेस, दैट लीड्स टू प्राइस का फॉल. ये तो इन्फ्लेशन का केस होगा नहीं, बिकॉज इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइस राइज इन द जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. गॉट इट? तो ये नहीं होगा. इसका मतलब सप्लाई इधर constant or short, demand very high, that leads to increase in the price. This is the inflation. ठीक. अब अगर मुझे कम करना होगा, इन्फ्लेशन अगर मुझे कम करना हो तो मैं 2 ऑप्शंस कर सकता हूँ. या तो सप्लाई बढ़ा दूँ या डिमांड कम कर दूँ.
सप्लाई बढ़ाना बिकॉज प्रोडक्शन लिंक्ड है, तो इसको उतनी जल्दी नहीं किया जा सकता, उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा नहीं है जितना डिमांड का है। अब डिमांड में कैसे कम कर दूँ? लोगों के पास पैसा होगा तभी तो डिमांड करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कोविड की ड्यूरेशन में, कोविड कुछ भी कहा जाए, ब्लैक फेज है किसी की भी इकॉनमी, किसी भी कंट्री, बहुत ही ख़राब स्टेट में कहूँगा। बहुत लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है, बट वी कैन डू एनीथिंग। The things which we are doing to our environment, especially the anthropogenic factors, they would definitely come to us in some way or the other. So वो एक तरह का एक वो था, वार्निंग था। So we should take it seriously and improve our lifestyle. Got it? तो कोविड में हुआ क्या? जॉब्स गई, अनसर्टेनिटी थी, तो आपने क्या देखा होगा? लोगों ने जो पैसा उनके पास था, दे स्टार्टेड यूटिलाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग इट्स वैल्यू, एंड दे स्टार्टेड जो स्प्लजिंग आउट मनी होता है, जिसको स्पेंड थफ्ट कहते हैं, इफ़ यू वुड हर्ड ऑफ, बेफिजूल का पैसा खर्च करना। जैसे आप खुश हैं, आपके पास पैसा है, सारी कंडीशन सही है, हेल्दी, यू आर हेल्दी, एवरीथिंग अराउंड यू इज़ इन साइलेंट मोड और जॉयफुल मोड, व्हाट डू यू डू? स्टार्ट, चलो आज डोमिनोज चलते हैं। जब कोविड था आपका मन था डोमिनोज जाने का, right? Because there was an insecurity in the markets, insecurity in the economy, insecurity in your life. So you'd start saving money. बस nobody knows कल क्या हो जाए, कब किसको पैसे की आवश्यकता पड़ जाए। तो उस केस में क्या हुआ? आपकी डिमांड नीचे आ गई। ठीक, ये तो वंस इन अ सेंचुरी वाली सिचुएशन थी। अब आरबीआई को अगर डिमांड कम करनी हो तो क्या करेगा? लोगों के जो हाथ में पैसा है, लोगों के जो हाथ में पैसा है, उस पैसे को सक करना चालू कर देगा। कैसे? उसके पास बेस्ट तरीका है इंटरेस्ट रेट्स। जो बैंकिंग सेक्टर का इंटरेस्ट रेट्स है, वो इस इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगा। उसके दो एडवांटेज होंगे। जिनको नए लोन्स चाहिए, न्यू लोन्स, वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं। पहले 8% में मिल रहा था, अब मान लीजिए 15% हो गया। मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। सेकेंडली, जिनके पास कैश पड़ा हुआ था, जो कि स्पेंड थफ्ट कर रहे थे, स्प्लजिंग आउट मनी कर रहे थे, वो क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो उनको डिपॉजिट्स पे भी इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा। मान लीजिए 10% का मिलने लगा, तो क्या करेंगे? दे वुड स्टार्ट डिपॉजिटिंग दैट इनटू अ फिक्स्ड डिपॉजिट और एनी ऑफ द इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स स्कीम ऑफ द बैंक। गेटिंग इट? दो तरीके हो गए, नए लोन्स नहीं मिल रहे हैं और कैश जो था वो आपने डिपॉजिट करना। तो क्या किया? आरबीआई ने सक कर लिया। सो बाय वेरिंग द इंटरेस्ट रेट्स, it can, RBI can either suck the liquidity in the market and release। ठीक है, इसी की को पॉलिसी को छोटा सा समझा देते हैं। यही दो तरह के ऑप्शंस उनके पास होते हैं, विच इज डोविश। व्हाट इज डोविश? व्हाट इज चीप मनी? चीप मनी मेक मनी इजीली अवेलेबल। आप चीप कर देंगे तो कोई भी एक्सेस कर लेगा ना। डोविश मतलब डव, एक वैसी बर्ड को कहा जाता है जो बहुत अटैक नहीं करती है। ठीक, इजीली लेट यू गो। मॉनेटरी ईजिंग, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, तो इसमें क्या हो रहा है? लिक्विडिटी को बढ़ा रही होगी। सेकंड पॉलिसी हॉकिश, देखा आपने हॉक को? तो अपने पंजे में उसको लेके पकड़ लेता है। डियर मनी, बहुत प्यारा हो गया मनी, मैं दूंगा नहीं अब किसी को। कॉन्ट्रैक्शनरी, इकोनॉमी में से लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। withdrawal of accommodation or monetary tightening. Getting it? So it is hardly available money in the market. Liquidity decrease, liquidity increase. I hope I made this point one clear. दूसरा, ग्रोथ क्यों रखा गया? ग्रोथ इसलिए रखा गया, जैसे मान लीजिए जब आपने हॉकिश पॉलिसी यूज़ की तो आपने मनी सप्लाई मार्केट में कम कर दी। मनी सप्लाई मार्केट में कम कर दी तो जो जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी आपकी कंपनीज़ वाले हैं जो प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, एक्सपैंड करना चाह रहे हैं अपना बिजनेस, उनके पास पैसे की शॉर्टेज होगी। उनके पास पैसे की शॉर्टेज होगी तो वो अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। वो अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे तो देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी? है ना? तो आरबीआई के पास एक और वो है, व्हाट यू कैन से, जिम्मेदारी। उसके पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू हैव टू कंट्रोल द मनी फ्लो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ।
यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो आपको महंगाई तो कंट्रोल में रखनी है। इंडिया में क्या है, 2 + -4, गलत, 4 ± 2%. That is, the range is from 2 to 6%. Inflation should be within this. If RBI is able to manage it, well and good. If not, आपको लिखित में देना पड़ेगा सरकार को कि क्यों आप फेल हुए और आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं नेक्स्ट ड्यूरेशन, मतलब नेक्स्ट in the near future, so that you would be able to bring inflation within this range of 2 to 6%, which is the permissible range in India. Got it? ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन्फ्लेशन महंगाई कंट्रोल करते करते ग्रोथ ही खत्म कर देंगे। Are you getting my point? And one more thing is the exchange rate system को मैनेज करना। Got it? I think we have taken too much of time, almost around half an hour, to cover monetary policies. Okay. Sorry friends, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट ही है कि अगर आप उसको मन से पढ़ेंगे तो वो इतना ज़्यादा इंटरलिंक्ड है और इतना ज़्यादा आपकी लाइफ से सीधे सीधे लिंक्ड है कि उसको पढ़ाते वक्त या उसको समझते वक्त एक टाइम कंस्ट्रेंट रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई डिसिप्लिन, आई टोल्ड इन मच डिटेल्स अबाउट मॉनेटरी पॉलिसीज़, बट यू वुड अग्री दैट दीज थिंग्स वुड हेल्प यू आउट। थोड़ा टाइम लगा और इसी की वजह से भी वीडियो थोड़ा अपना और लंबा हो जाएगा, अराउंड हाफ एन आवर हो चुका है। But now doing justice to our topic, which is the fiscal policy, and returning directly to the topic. Okay, see, fiscal policy. फिजिकल पॉलिसी समझने से पहले हम एक वर्ड बजट पे ध्यान देंगे। ठीक है, व्हाट इज़ बजट? सी, बजट आपके घर में भी जो जैसा भी हो, चाहे वो बहुत लोअर क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो या अपर क्लास का हो, इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, कंपनी हो, कंट्री हो, ठीक है, एवरीबडी कैलकुलेट्स हिज और ओन बजट। एक्चुअली बजट में क्या होता है, आपके घर में या आपकी खुद की कितनी इनकमिंग्स होंगी, कितना पैसा आएगा और कितने एक्सपेंसेस होंगे, इसका एक रफ आइडिया इज बजट। और उसी रफ आइडिया को जब आप पेन पेपर पे लगा के सारी चीज़ें प्लस माइनस करके एडजस्ट कर दोगे, दैट इज़ योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है इंडिया में। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप समझ में आ रहा है। एक नॉर्मल व्यक्ति का, एक नॉर्मल इंडिविजुअल का और एक कंट्री का बजट सेम रहता है। इस दुनिया में सबका बजट सेम रहता है, बी इट एन इंडिविजुअल, बी इट अ कंपनी, बी इट अ हाउस होल्ड, बी इट अ कंट्री, बी इट अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, वर्ल्ड इकोनॉमी में भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? होता क्या है, 2-3 चीज़ें बस देखनी होती हैं हम लोगों को कि आपके सोर्सेज ऑफ इनकम कितने हैं और आपके सिंक कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं। गेटिंग इट? तो किसी कंट्री का बजट भी उसमें और कुछ नहीं होता है, बस ये 2 चीज़ें होती हैं। हाँ, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट इन डिटेल्स, आई होप यू वुड हैव टेकन द स्क्रीनशॉट फॉर इट। जस्ट आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेक अ शॉर्ट नोट्स, इट वुड हेल्प यू आउट, बिलीव मी। आज भी आपको बहुत अच्छी तरह टॉपिक समझ में आ रहा है, बट व्हेन यू मीन्स नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई डिस्कशन करेगा, थिंग्स वुड वॉश आउट, बिकॉज आप जानते नहीं हैं। आप एक मूवी देखते हैं तो उसका साइज़ गौर करिएगा। 1080 पिक्सल्स पे अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसका साइज़ जीबीज़ में होता है, विच इज़ अराउंड 2.5 and 3 hours। ये 24 hours योर आइज आर वॉचिंग कंटिन्यूसली थिंग्स। तो आप सोचिए अपनी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी होगी। एंड टू मेंटेन दैट कैपेसिटी, इट डिलीट्स सम इंफॉर्मेशन विच इट फील्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो बाय राइटिंग, because writing includes one more sense of your brain, you make the brain send this information or receive that information or interpret this information that this point of this information, yeah, this thing is important for me and please retain it, don't erase it like all other casual things। are you getting my point? और नोट्स लिखने से फ़ायदा क्या हुआ? एक तो आपने एक सेंसेस अपनी एक्स्ट्रा इन्वॉल्व की, योर आईज एंड ईयर्स is involved right now also, but while writing, touch wala factor is involved, and once you speak out, one more factor is involved। are you getting it? The more the number of senses involved, the brain takes that information, the brain feels that this information is more helpful, more useful for you, that's why all your senses are getting involved in these things। so वो एक स्टार मार्क लगा देता है, important। देखा होगा आपने जीमेल में, जहाँ भी अपना डेटा क्लासीफाई करते हैं आप उसको एक हाईलाइटर लगा देते हैं
या एक बुक मार्क लगा देते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक। सेकेंड थिंग, अगर वो नोट हैंडी फॉर्म में रहेगा आपके पास, देन वाइल गोइंग एनीवेयर, एक पेपर लिया आपने 4-5 लिख रखे हैं पॉइंट्स, देख लिए पूरा का पूरा पिक्चर आपके सामने आ गया, दैट इज़ रिविजन। एंड वंस यू रिवाइज 2 to 3 times, you don't know. People say compounding is the 8th wonder. I say revision is the 9th one. Getting it? So revision is the biggest thing. The more and more you go through this topic, you would be like genius or expert in that thing. Okay, jokes apart. No, it was not a joke, but means while doing justice to this subject, it is a joke. Okay, fine. Coming back to a topic. See, तो वो मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। बजट में क्या होता है, कितनी इनकमिंग है, कितनी आपकी आउटगोइंग है, उसका जब हम एक लिख के खाका तैयार करते हैं, दैट इज़ योर बजट। अब इनकमिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपके घर में आपकी सैलरी आ रही है, आपने किसी से उधार मांगा है, लोन लिया है। लोन और उधार में अंतर होता है। उधार फ्रेंड से लिया जाता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता, टाइम लिमिट नहीं डिफाइंड होती है, इतना स्ट्रैटेजिक नहीं होता है, इतना डिसिप्लिन नहीं होता है, EMIs नहीं कटती हैं। लोन इज़ उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, EMIs कटती हैं। गेट इट? सैलरी, लोन, आपने कोई अपनी एसेट बेची, उससे पैसा आया। ठीक है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया, उससे पैसा आया। तो इनकमिंग्स के ये सारे टाइप्स हैं। गेट इट? वैसे ही आपके आउटगोइंग्स के भी टाइप हैं। जैसे आपने कोई एसेट खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, मकान खरीद लिया, ज़मीन खरीद ली। ठीक है, आपने किसी को गिफ्ट कर दिया, आपने किसी को डोनेट कर दिया, आपने किसी को वो टिकन से उधार दे दिया, और दे भी तो सकते हैं लेने के साथ साथ, आपने किसी को लोन दे दिया। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यही बस बजट में हम लोग को देखना है कि कितने टाइप्स के आपके वो हैं इनकमिंग, कितने टाइप्स की आपकी आउटगोइंग है। ठीक है, तो होता क्या है कि गवर्नमेंट के बजट में भी दो चीज़ें आती हैं। पहले मैं यहाँ पे हल्का सा आपको दिखा दूँ, ये गवर्नमेंट के बजट में भी दो चीज़ें रहती हैं। कितना उसका रिसिप्ट्स है, कितनी इनकमिंग सोर्सेज हैं, कितना उसका एक्सपेंडिचर। एनी गवर्नमेंट व्हाटसोएवर बीट इंडिया, बीट US, बीट चाइना, बीट एनी पाकिस्तान, छोटा से छोटा बजट भी क्यों ना हो, बट उसमें ये डिस्क्रिप्शन ज़रूर रहेगा कि कितने रिसिप्ट्स हैं, कितने एक्सपेंडिचर है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना उसका डेफिसिट है। ठीक, चलो अब होता क्या है, फिस्कल पॉलिसीज़ जो कि टॉपिक है अपना। फिस्कल पॉलिसीज़ या फिस्कल सिस्टम क्या होता है? गवर्नमेंट का टोटल जो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर है, दैट इज़ इट्स फिस्कल सिस्टम। गवर्नमेंट का फिस्कल सिस्टम क्या है? एक सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, दैट इज़ इट्स फिस्कल सिस्टम। पॉलिसीज़ क्या है? वो पॉलिसीज़ जो आपका जो रिसिप्ट्स है उसको इंक्रीज़ करे और एक्सपेंडिचर को है उसको मैनेज करे। गॉट इट? मतलब इनकमिंग बढ़ा दे और एक्सपेंडिचर जो है उसको मैनेज करके और प्रोडक्टिव कर दे। तभी तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी, तभी तो आपकी कंट्री ग्रो करेगी, तभी तो आप एज एन इंडिविजुअल ग्रो करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लीजिए आप एडमिशन लेने गए किसी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ आपका जो एकेडमिक्स है वही पढ़ाया जाएगा, और कॉस्ट आपकी उतनी ही है जितनी आप दूसरे इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ आपको ऑफर मिला कि आपका एकेडमिक्स पर प्लस को करिकुलर्स एज वेल एज दे वुड वर्क ऑन ए पर्सनैलिटी ग्रूमिंग ऑल्सो। कौन सा अच्छा है, कौन सा एक्सपेंडिचर अच्छा है, पहला वाला दूसरा वाला? डेफिनेट सी बात है दूसरा वाला। रिसिप्ट्स, आप अपनी जॉब में थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अपना और कंट्रीब्यूशन देंगे तो आपको बोनस मिलेगा, पर्क्स मिलेंगे, तो आपने रिसिप्ट्स बढ़ा लिया। तो फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होती हैं? वो सारे पॉलिसीज़, वो सारा फॉर्मुलेशंस, वो सारा वर्क जिससे कि आपका रिसिप्ट्स इंक्रीज़ हो रहा हो और एक्सपेंडिचर मैनेज हो रहा हो। डिक्रीज़ नहीं कर सकते आप, एक्सपेंडिचर अपना डिक्रीज़ करेंगे तो ग्रोथ नहीं पॉसिबल है। आई गेटिंग माय पॉइंट? एक्सपेंडिचर हमेशा बढ़ना चाहिए, तभी ग्रोथ पॉसिबल है। ठीक, पैसे की क्वालिटी है, द मोर एंड मोर ट्रांजैक्शन इट डज इट मल्टीप्लाइज। कभी बताएंगे मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट क्रिएशन, इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट कैसे होता है,
इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई होगी ना, मान लो 100 रुपये से स्टार्ट हुई है तो अगले साल बढ़ी कैसे, ठीक, बताएं किसी दिन, आई वुड डेफिनेटली। सो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बजट, जिसको इंडिया में कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये पार्लियामेंट में ले होता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्रेसिडेंट को मैंने सर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, इट शुड बी ऑनरेबल प्रेसिडेंट, गॉट इट। कब होता है, पहले होता था 28 फरवरी को, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, नॉट 28, वट एवर बी द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, बट नाउ दीज डेज इट हैज़ बीन प्रीपोन्ड टू फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। इसके पीछे भी एक रीज़न है, जाके पढ़िएगा, मुझे अगर किसी को पता होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वन मोर थिंग विच हैज़ बीन चेंज, नॉट नाउ, विच हैज़ बीन चेंज अर्लियर ओनली, दैट रेल बजट एंड जनरल बजट आर मर्ज्ड। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि पहले दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे, रेल मंत्री अलग देते थे और फाइनेंस मिनिस्टर अपना अलग देते थे, गॉट इट। बजट्स में आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। ये जनरल लेमेंस के लिए, अवेयरनेस के लिए थी कि एक घर में कितना इनकम सोर्स है, कितना एक्सपेंडिचर है, दोनों का जब हम लोग एक जनरल एक रफ ओवरव्यू तैयार करेंगे, दैट इज़ योर बजट। नाउ गेटिंग इनटू द मोर डिटेल्स, देखिए 2-3 तरह के पैसे होते हैं। जैसे आपके घर में अगर पैसा आ रहा है तो एक पैसा हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और ये डरिएगा मत उस टर्म्स में, मैंने बताया उस टर्म्स है आपके, आप अपनी रियल लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, बस आपको नाम नहीं पता कि उसको बुलाते क्या है। दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स। सिमिलरली इन द एक्सपेंडिचर यू हैव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द अदर वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, गॉट इट। अब एक एक करके इनको समझते हैं, ठीक। जस्ट गिव मी सेकेंड टाइम, लेट्स क्लियर दिस फ्रॉथ, ओके ओके। sorry, skip this thing, okay, what I would try to remove this thing। अब देखिए एक एक करके समझते हैं इनको, ठीक। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को आप अपनी कॉमन भाषा में कह देंगे फ्री का पैसा, ठीक। अब इस फ्री को पैसे को टेक्निकल टर्म्स में समझने के लिए मैं आपके सामने दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँगा, एक एसेट और एक लायबिलिटी। आई होप बहुत सारे लोग इसका मतलब जानते होंगे, बट बिकॉज आई वुड प्रिज्यूम कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसीलिए बहुत शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एसेट क्या होता है। एसेट क्या होता है, कोई भी ऐसा सोर्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए एज अ सोर्स ऑफ इनकम बन सके, जिसको आप अपनी संपत्ति कह सकते हैं। जैसे एक आदमी अपने घर में क्या चाहता है, एक आदमी अपनी लाइफ में क्या चाहता है, उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, क्यों, उसको वो संपत्ति कहते हैं। संपत्ति की मेजर रिक्वायरमेंट क्या होती है कि व्हेन इन टफ टाइम्स वो चीज़ उसको लिक्विडेट जब वो करे मार्केट में, तो उसको पैसा मिल जाए और उस टफ टाइम से ओवरकम कर ले उस टफ टाइम को, गेटिंग इट। लायबिलिटी क्या होती है, इसके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा फंक्शन मैं आपको बता दूं। मान लीजिए ये बैंक है और ये हम है, ABC मेरा नाम, ठीक। आपने बैंक में जाके 10 लाख रुपए रखे, वो ज़्यादा है, कोई बात नहीं, भगवान करे आपके पास 10 लाख रुपए आ जाए ताकि आप बैंक में डिपॉजिट करें, लेकिन बैंक में डिपॉजिट करें वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। फिर भी जस्ट फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए बैंक में जाके जमा किए इन योर सेविंग्स अकाउंट और फिक्स अकाउंट, वट एवर यू डिड, ठीक। तो ये जो पैसा है 10 लाख, ये किसके लिए एसेट है, किसके लिए लायबिलिटी, कैन एनीबॉडी टेल मी? ठीक, अब मैं बताता हूँ, आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। बिकॉज ये पैसा आपने बैंक को जाके दिया और बैंक से आप कभी भी मांग सकते हैं, बैंक ने पैसा आपसे लिया ना, बैंक से आप कभी भी मांग सकते हैं, तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी होगा और आपके लिए क्या होगा, एसेट। क्यों? इस पे आपको बैंक इंटरेस्ट देगा कुछ परसेंट, व्हाट्सो एवर परसेंट इज डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड बिफोर दिस कॉन्ट्रैक्ट, गेटिंग इट। तो आपके लिए ये चीज़ एसेट और बैंक के लिए ये चीज़ लायबिलिटी। अब बैंक नहीं, ये किसी XYZ कंपनी को पैसा लेंड कर दिया 10 लाख। अब आप बताएंगे इस ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ एसेट है, क्या चीज़ लायबिलिटी। इस ट्रांजैक्शन में ये जो 10 लाख रुपए है, ये इसके लिए लायबिलिटी है, बिकॉज इस पे वो EMI भी दे रहा है और
इंटरेस्ट भी दे रहा है, और बैंक का ये एसेट है क्योंकि इससे बैंक को पैसा मिल रहा है। गेटिंग इट? तो आपने देखा, वही 10 लाख रुपए किसी के लिए लायबिलिटी हो सकता है, किसी के लिए एसेट हो सकता है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? बहुत अगर निचोड़ निकाल दिया जाए, एक ऐसा पेमेंट, एक प्रॉमिस कि मैं, हाँ ये चीज़ मैं आपको भविष्य में कर दूंगा, आज नहीं है मेरे पास लेकिन मैं भविष्य में कर दूंगा। जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो आप क्या कहते हैं कि आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसको एज ए लायबिलिटी लेता हूँ, भविष्य में इसका पेमेंट कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपको दे दूंगा। ठीक, गॉट इट? बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर किसी को लेना है इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू पॉज दिस वीडियो, टेक इट, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डिलीट दिस थिंग। ठीक, मुझे जगह चाहिए क्योंकि ओके। सो फ्री का पैसा, अब फ्री का पैसा हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट पे आ रहे थे, जिसको हम लोगों ने टर्म दिया था फ्री का पैसा। अब इस फ्री का पैसे का क्या मतलब है? फ्री के पैसे का मतलब ये है कि ऐसा पैसा जो हमको मिला है जिसमें हमने कोई एसेट ना बेची है, एसेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, और ना ही हमने भविष्य के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट की है। दैट मीन्स all those receipts or all those modes of income in which there is neither any decrease in the assets nor any creation of new liabilities. Are you getting it? मतलब वो पैसा जिसमें मेरी असेट्स भी किसी तरह की कम नहीं हुई है और ना ही मैंने कोई लाइबिलिटीज अपने लिए क्रिएट की हैं। ठीक, एग्जाम्पल देंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आए। आपकी सैलरी, आपकी जो सैलरी है, क्या उसके लिए आपने कोई एसेट बेची है? अपनी एफर्ट्स को एसेट्स मत यूज़ करिएगा, मतलब वो करिएगा नहीं ना। गिफ्ट, उसके लिए क्या आपने कोई एसेट वो ली है, लाइबिलिटी कोई? नहीं ना। रेंट, मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है, आपका कोई मकान है, प्लॉट को आपने वेयर हाउस के लिए दे रखा है या किसी फार्मर को या किसी को दे रखा है, आपने अपना मकान रहने के लिए किसी को दे रखा है। गॉट इट? सो ऑल दीज थिंग्स फ्री का पैसा, इसमें ना तो कोई एसेट का नुकसान हो रहा है, ना कम हो रही है, ना ही कोई लाइबिलिटी का क्रिएशन हो रहा है। गेटिंग इट? नेक्स्ट, इसी समझेंगे। ये है नॉट फ्री का पैसा, कैपिटल रिसिप्ट्स। इसमें आपकी जो पैसा आपके पास आएगा वो या तो आपके एसेट को कम कर रहा होगा या फिर आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा होगा। बेस्ट एग्जांपल इसका अगर मैं आपको दूं, पहला एग्जांपल लोन और बोरोइंग्स, दूसरा एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन। मैं अभी सब कुछ गवर्नमेंट के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, आपके रेफरेंस में लेना हो तो लोन ले लीजिएगा, और डिसइन्वेस्टमेंट में आप कह दीजिएगा कोई चीज़, अपने घर का कोई एसेट आप बेच रहे हैं तो सेलिंग, आपके रिस्पेक्ट में। ठीक, आप समझते हैं कैसे? देखिए, पहले नीचे वाला समझ लेते हैं, आसान है। मान लीजिए आपको पैसे की आवश्यकता थी, ठीक है, या जैसे अभी मई महीना चल रहा है, ठीक, अभी आपको पैसे की आवश्यकता थी तो आपने क्या किया? आपकी सैलरी आ रही थी, बट मान लीजिए कोई ऐसा अनवांटेड एक्सपेंस आपके पास आ गया जिसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आपने अपनी स्कूटी थी, वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी, आपने बेच दी। तो वो जो पैसा आएगा वो आपका कैपिटल रिसिप्ट्स में जाएगा। क्यों? बिकॉज द सोर्स ऑफ दिस मनी वॉज थ्रू सेल ऑफ योर स्कूटी विच वॉज योर एसेट। तो ये पैसा आया तो आपके पास, लेकिन ये फ्री का नहीं है, इसमें आपकी एसेट कम हुई है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। एसेट आपका कैपिटल था, वो डिप्रिशिएट हुआ है। गेटिंग इट? सिमिलरली आपने किसी से लोन लिया बैंक से, तो आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी ना भविष्य के लिए कि 5 साल बाद मैं आपको इतना पैसा चुकाऊंगा, इस ब्याज दर से चुकाऊंगा। तो रिसिप्ट्स आपके, जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, एक महीने में, साल भर में, जब भी, जो भी टाइम फ्रेम आप डिसाइड करें, तो जो भी पैसा आपके पास आ रहा है वो दो तरह का हो सकता है। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब फ्री का पैसा, नीदर क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी नॉर रिडक्शन इन एसेट्स। आपको ये ना करें नीदर क्रिएशन ऑफ एसेट्स
भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पैसा भी मिलेगा और एसेट भी क्रिएट होगा, ये तो शादी में ही हो सकता है। जोक्स अपार्ट, वो पुराने टाइम में जब दहेज पता चल रही थी कि एसेट भी क्रिएट होगा और पैसा भी मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड इज योर कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता है, आपके पास पैसा तो आएगा बट एट द कॉस्ट ऑफ ईदर एसेट और लाइबिलिटी। या तो अभी अभी तुरंत आपकी एसेट चली जाएगी या कम हो जाएगी, या फिर भविष्य के लिए आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। मार्क माई स्टेटमेंट्स, बहुत इन डेप्थ मैंने वाली बात बताई है आपको। वंस मोर आई वुड रिपीट, वो पैसा जो आपके करंट टाइम में आपके एसेट को रिड्यूस करके मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, या फिर भविष्य के लिए आपकी लाइबिलिटीज क्रिएट करके मिल रहा है, दैट इज योर कैपिटल रिसिप्ट्स। गॉट इट? सिमिलर इज विद एक्सपेंडिचर। ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो सॉरी हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो ना ही आपके एसेट में वृद्धि करेगा ना ही आपकी लाइबिलिटीज को कम करेगा। ठीक, एग्जाम्पल समझे? गवर्नमेंट के टर्म्स में सोचते हैं, आसान भी होगा और वीडियो बहुत लंबा भी नहीं होगा। सैलरीज which government has to pay to its employees, pensions, welfare schemes, बहुत सारे ऐसे, ठीक है, so on and so forth, बहुत सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों में कोई सैलरी अगर आप दे रहे हैं तो आपका कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है। पेंशन अगर आप दे रहे हैं कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा, नहीं आपकी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है। समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, तो इन सब तरीके के जो आपके वो होते हैं एक्सपेंडिचर्स, दोज आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज उसमें ना ही आपका एसेट क्रिएट हो रहा ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है। नेक्स्ट, ऐसा जिसमें आपकी एसेट क्रिएशन हो, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको बहुत प्यार से केपेक्स भी बोला जाता है कि सरकार बहुत केपेक्स कर रही है, बहुत केपेक्स कर रही है। इसमें आपका एसेट क्रिएशन होता है, डेफिनेट सी बात है, एसेट आपका क्रिएट हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, रोड्स का कंस्ट्रक्शन, रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन, हाईवेज़ का कंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन, स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपका खर्चा तो हो रहा है बट इट इज़ लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ अ एसेट। गॉट इट? वंस मोर रिवाइज कर देते हैं। बजट किसी भी इंसान का में मेन चीज़ें होती हैं, कितनी भी उसकी इनकमिंग है, कितनी उसकी आउटगोइंग है। इनकमिंग इज योर रिसिप्ट्स, द आउटगोइंग इज योर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा रखा है। रेवेन्यू का मतलब फ्री का पैसा, जिसमें ना ही कोई एसेट्स कम हो रही है, ना ही कोई लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है। कैपिटल में येस एसेट्स क्रिएट हो रही है, एसेट्स रिड्यूस हो रही है, लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना ही ये एसेट आपकी बढ़ाती है, ना ही आपकी कोई लाइबिलिटी भविष्य के लिए कम करती है। ठीक, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक और मुझे याद आ गया, इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स जो आपका है, ना ही आपकी कोई भविष्य की लाइबिलिटी कम कर रही है। प्रिंसिपल पेमेंट होता अगर आपका, तो वो लाइबिलिटीज़ जो आपने लोन पहले ले रखे हैं उसका अगर प्रिंसिपल पेमेंट होता तो हो सकता है आपकी लाइबिलिटी जो थी वो कम हो रही थी, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट्स गोज ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जिसमें आपका एसेट का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर लाइबिलिटी का क्रिएशन हो रहा है। गॉट इट? आई होप आई थिंक मेड दिस थिंग्स वेरी क्लियर। नेक्स्ट में हम लोग प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ों को उससे बात करेंगे। इकोनॉमी और जो एक्चुअल में अपने गवर्नमेंट का बजट है उससे उसको मैच करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जब बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, देन आई वुड होप कि यू वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू रिलेट what's going on in the government, and you being a responsible citizen, you would take a consideration and take a call, or you would give time to the budget of the government and would try to analyze and relate कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे होते हैं, इसका ये मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है, इससे इकॉनमी में ग्रोथ आएगी, ये नेगेटिव है इकॉनमी के लिए बट ये ज़रूरी है विद द व्यू ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जिस कोट से हमने स्टार्ट किया था उस कोट से हम लोग एंड करेंगे अपने इस वीडियो को। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज़ try to improve and work on your skills, because that is the only thing that would help you out. Not money, not anything in this world would help you out other than you yourself. Take one more thing, opportunity and sunrise have one thing in common: whosoever delays it generally loses it. Okay,
ऑल द बेस्ट। राधे राधे।